तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट्स अराउंड नियर 1000 BC, फर्स्ट मिलेनियम BC के आसपास हमें ये पूरा स्कूल डेवलप होता हुआ दिखेगा। एंड इन ड्यू टाइम, विद द टाइम, ये सब स्कूल भी आपको सामने आ जाएंगे कि इंडियन फिलोसफी है क्या, दैट इट इज़ समथिंग दैट इज़ बेस्ड अपॉन द वैदिक नॉलेज। अगर स्पेशली ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करें, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक बच्चे को सबसे पहले वैदिक नॉलेज या फिर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपकी डेथ होगी, सो योर बॉडी वुड बी देयर, बट अगर हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें तो उसके हिसाब से जो आपकी सोल है वो यहाँ से निकल जाएगी, बॉडी तो पीछे रह जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज दैट कि ये जो संख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो गॉड के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं मानती और इस पूरी थ्योरी के अंदर उसको एस्क्राइब नहीं किया जाता। हेलो एवरीवन, आई एम कंवल एंड वेलकम टू सारथी IAS। Today we are going to start with the orthodox schools of Indian philosophy. And over here, the word orthodox means that all these schools accepted Vedas as their primary authority or primary source of knowledge. कि ये जो सब इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं विच आर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर, जैसे कि हमने लास्ट सीरीज में कवर किया था हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इन विच वी कवर्ड बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविकास एंड चारवाक्स, कि ये वो सब स्कूल्स थे जो कि वैदिक नॉलेज को, वैदिक अथॉरिटी को प्राइमरी नहीं मानते थे एंड दे ट्राई टू प्रेजेंट अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सोसाइटी जो कि अलग प्रिंसिपल्स, अलग असूलों के ऊपर बेस होगी। So in this same ways, these orthodox schools of Indian philosophy, they consider Vedas as a primary source of knowledge और उसी नॉलेज को आगे प्रोपाउंड किया जाएगा, इलेबोरेट किया जाएगा और उसकी आगे डेवलपमेंट की जाएगी अंडर दी 6 schools जो कि विद द टाइम डेवलप होंगे आफ्टर द वैदिक एज। सो द अर्लीस्ट स्कूल विच इज कॉल्ड एज द संख्या स्कूल और समख्या स्कूल, तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट्स अराउंड नियर 1000 BC, फर्स्ट मिलेनियम BC के आसपास हमें ये पूरा स्कूल डेवलप होता हुआ दिखेगा। एंड इन ड्यू टाइम, विद द टाइम, ये सब स्कूल्स भी आपको सामने आ जाएंगे। एंड द लास्ट स्कूल इज उत्तर मीमांसा विच इज ऑल्सो कॉल्ड इज वेदांता, जहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग एक कॉम्प्रीहेंसिव इंडियन फिलोसफी व्यू पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के अंदर। Now, one of the most important points जो कि बच्चों के मन में रहता है वो ये है that not a single question has been asked from this topic in the last 10 years. तो यहाँ पर ये समझे कि आप हर वो चीज़ नहीं पढ़ के जा सकते जो सीधा पेपर में पूछी जाएगी। Some topics are required, some knowledge is required from those topics जो शायद कभी भी ना पूछे जाएं, बट उनकी जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाइड नॉलेज है, दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय UPSC एस्पिरेंट जब वो एसए में जाएगा, एथिक्स में जाएगा, इंटरव्यू के अंदर जाएगा। कुछ टॉपिक्स, कुछ नॉलेज सोर्सेज आपकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। लाइक जब हम एसए के पेपर की बात करें, सो हाफ ऑफ द एसए पेपर, एक एसए आपको फिलोसॉफिकल एसए ही लिखना पड़ेगा इन मोस्ट ऑफ द रीसेंट एग्जामिनेशन ईयर्स की अगर आप बात करें। तो वहाँ पे अगर आप फिलोसफी को समझेंगे ही नहीं, हाउ इट इज़ ड्राइव्ड, स्पेशली अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, बिकॉज इन द रिसेंट टाइम पीरियड जो ट्रेंड है वो हमारे कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उसी तरह से इंडियन फिलोसफी और ये जो पूरा सेक्शन है, दिस कैन बी वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2026 एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक्स आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस कम देखने को मिलेगी। Apart from that, the first concept that I should start with this, the concept of pramanas or valid sources of knowledge or valid means of knowledge। कि अगर हम इंडियन फिलोसफी और अदर फिलोसफीज की बात करें तो इन टोटल 6 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माने जाते हैं कि इन 6 तरीकों से हम नॉलेज को डराइव या फिर गेन कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज 6 वेज? सो द फर्स्ट इज प्रत्यक्ष और डायरेक्ट परसेप्शन, समथिंग विच यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन टच, दैट बेसिकली ऑल योर सेंस ऑर्गन, जितने भी आपके सेंसेस हैं उनके थ्रू जो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो उस तरह से प्रत्यक्ष इज वन ऑफ द वैलिड मीन्स टू गेन नॉलेज इंडियन फिलोसफी के हिसाब से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देन वी हैव सेकंड वन इज अनुमान विच इज इन्फ्रेंस और इनडायरेक्ट परसेप्शन। लाइक लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि मान लीजिए कि कहीं दूर किसी जंगल में वी सी दैट देयर आर, कि वहां पे धुआं आपको निकलता हुआ दिख रहा है। सो व्हाट वुड बी द बेसिक इन्फ्रेंस दैट यू वुड डेराइव आउट ऑफ इट, कि वहां पे कहीं ना कहीं आग लगी हुई होगी।
कि इस तरह के, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि जब भी आग लगेगी सो देयर वुड बी अ स्मोक, सो व्हेनेवर नाउ वी विल सी अ स्मोक और अ सर्टेन काइंड ऑफ स्मोक का हमें डस्ट दिखेगी, तो हमें ये लगेगा कि यहाँ पर कभी ना कभी आग लगी होगी या फिर लगी हुई है. So this is the second way of gaining knowledge, and that is anumana, which is inference or direct indirect perception. The third one is upmana, which is comparison and analogy. Over here it can be understood कि मान लीजिए that a person is seeing a zebra for the first time, कि उसने पहली बार कोई zebra देखा, so he is not able to describe that animal कि ये किस तरह का जानवर है, because मान लीजिए उस इंसान ने सिर्फ पहले हॉर्सेस को ही देखा है, सो ही विल यूज दैट एनालॉजी ऑफ अ हॉर्स टू डिस्क्राइब द ज़ेब्रा विच इज अ न्यू एनिमल टू हिम फ्रॉम समथिंग सिमिलर दैट कैन बी कंपेयर्ड. तो उस ज़ेब्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हॉर्स का अगर सहारा लिया जाए, दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू उपमाना, कि जब हम चीज़ों को इस तरह से कंपेयर करते हैं उनकी नॉलेज को डिराइव करने के लिए. द फोर्थ वन इज अर्थपति, विच इज पोस्टुलेशन डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस. Like let's take an example that during the early winters, कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग की बात करें ड्यूरिंग द विंटर्स, तो अब जब आप बाहर निकलते हैं सो यू वुड सी कि वहाँ पर ड्यू आपको देखने को मिलेगी, ग्रास जो है वो गीला होगा, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग विंटर्स तो उसी तरह की आपको देखने को मिलेंगी. बट सिंस यू आर श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि रात को बारिश नहीं हुई थी, बट द ग्राउंड इज वेट, द ग्रास इज वेट, कि वहाँ पर ड्रॉपलेट्स जमा हुए पड़े हैं, सो व्हाट यू वुड डेराइव आउट ऑफ दिस सर्कमस्टांस और सिचुएशन कि यहाँ पे ड्यू पड़ी होगी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इन केस बारिश नहीं हुई है तब भी अगर ये पूरा ग्राउंड गीला है तो उससे आपने क्या डेराइव किया कि यहाँ पर ड्यू होगी. तो इस पूरे आइडिया को, इस पोस्टुलेशन को, डेरिवेशन को कहा जाता है अर्थपति, बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस. ऑल्दो फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप इन सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को सुनते हैं, सो आपको शायद पहली बार में क्लिक ना करें, सो इट इज़ एडवाइसेबल दैट यू नीड टू रिविजिट दिस लेक्चर. एक दो बार आप इन सारे एग्जाम्पल्स को दोबारा से सोचिए, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे. एंड इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो, आज भी हम इन्हीं सारे वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज को यूज करके अपने डिसीजंस को बनाते हैं, अपने आइडियाज को डराइव करते हैं. द फिफ्थ वन इज अनुपलब्धि, विच इज नॉन परसेप्शन और एब्सेंस ऑफ प्रूफ. ओवर है नॉन परसेप्शन और एब्सेंस ऑफ प्रूफ, इसको हम किस तरह से समझेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जिस स्टूडियो में खड़ा होकर मैं मान लीजिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो ओवर हियर ऑन वन ऑफ द वॉल्स देयर इज अ स्मार्ट बोर्ड. मान लीजिए नेक्स्ट टाइम आई स्टेप इनटू दिस रूम एंड आई फाइंड दैट कि ये जो बोर्ड है वो यहाँ पर नहीं है, वो वेनिश हो चुका है. सो इट वुड मीन दैट कि अगर बोर्ड यहाँ पे नहीं है, सो समवन मस्ट हैव रिमूव दिस बोर्ड फ्रॉम द वॉल, उसने वहाँ पर निकाला होगा कमरे में से, तभी वो यहाँ पर आज नहीं है, अगर वो इसके पहले था. सो ओवर हेयर द एब्सेंस ऑफ प्रूफ और नॉन परसेप्शन, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इसे नहीं देख सकता, दिस इज ऑल्सो टेकन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एज अ सोर्स ऑफ प्रूफ, तो इसको कहा गया अनुपलब्धि, और ये भी वन ऑफ द मीन्स है. एंड द सिक्स्थ वन इज शब्द, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्ड, एज अ स्क्रिप्चर और अ रिलायबल पर्सन, जिसकी नॉलेज ऑथेंटिकेटेड है और जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं. जब मैं ये कहता हूं दैट दीज ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी rely on the knowledge of the Vedas, they consider Vedas as their primary authority. तो कैन आई से दैट दिस शब्द और दिस सिक्स्थ मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, वो तो इन सब स्कूल्स के लिए एक वैलिड प्रूफ होगा कि ये जो 6 के 6 स्कूल्स हैं, इन सब के हिसाब से वो इन 6 में से कोई 2 को मानेगा, कोई 4 को मानेगा, कोई 6 के 6 को मानेगा. That out of these 6 schools, some will accept 2 as the valid means of knowledge, some will accept 4, some will accept 6. तो अगर हम at first संख्या एंड योगा स्कूल की बात करें, so they accept 3 valid means of knowledge through which we can acquire the knowledge. One is pratyaksh, which is the direct perception, and the second one is anumana, which is the inference, and the third one is shabda. In case हम न्याय एंड विशाशिका की बात करें, so they consider 4 out of these 6 as the valid means of knowledge, and these 4 are pratyaksh, anuman, upamana and shabda. And in case हम पूर्व और उत्तर मीमांसा की बात करें, so they consider all these 6 as the valid means of knowledge. तो उसमें हम बेसिकली क्या समझ सकते हैं कि अगर हम शब्द की बात करें एंड प्रत्यक्ष की बात करें, these two are universal and these two are accepted by all the 6 schools as the valid means of knowledge, क्योंकि सबसे older means of knowledge जो इंसान ने डिस्कवर किए थे.
बिकॉज एट फर्स्ट वी बिलीव्ड इन द वैदिक अथॉरिटी, वी गेव इट अ सैंक्टिटी, उसको हमने अथॉरिटी दी, सो शब्दा शुड बी देयर। एंड द सेकेंड थिंग जो हम सामने देख सकते हैं या फिर जो हम सेंस कर सकते हैं, दैट इज प्रत्यक्ष। नॉट गोइंग टू सो मच ऑफ डिटेल अबाउट अदर दीज 4 स्कूल्स, पर आई होप कि आपको सबसे पहले ये समझ में आया होगा कि इंडियन फिलोसफी है क्या, दैट इट इज समथिंग दैट इज बेस्ड अपॉन द वैदिक नॉलेज। अगर हम स्पेशली ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करें, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक बच्चे को सबसे पहले वैदिक नॉलेज या फिर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। बट इन केस आपको नहीं भी है, तो यहाँ पे जिस तरह से हम इस पूरे संख्या स्कूल को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिलोसफी ओनली। बट आपके लिए वैदिक एज साथ में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक बहुत बड़ा अपना होराइजन बना पाएं। तो अगर हम सबसे पहले संख्या फिलॉसफी की बात करें, सो दैट इज बेसिकली अ फिलॉसफी जिसने एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझाने की कोशिश की। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, अ ह्यूमन बींग, अ जीवा विच इज अ लिविंग बींग, इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, पुरुषा एंड प्रकृति। दो कंसेप्ट्स हैं, पुरुषा रिप्रेजेंट द सोल और द कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति रिप्रेजेंट्स द नेचर और द एटम्स थ्रू विच वी आर मेड, और बेसिकली एवरीथिंग out there in this universe is made. So a jiva which is a living being is composed of this purusha and prakriti. So purusha is soul and prakriti is matter. So basically what they are trying to describe is that कि ये जो जीवा है, जो लिविंग बींग है, जो कि एक सोल से बनता है, ये सोल खुद में इनर्ट है, ये सोल खुद में मोशनलेस है, और ये एक्शन में या फिर लिविंग या कर्मा के बेसिस के ऊपर तभी आगे बढ़ेगी जब ये प्रकृति या फिर मैटर के साथ बॉन्ड बनाएगी, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर लिंकेज में आएगी। ऑल्दो डिफिकल्ट कंसेप्ट, पर जैसे आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं दैट जब आपकी डेथ होगी, सो योर बॉडी वुड बी देयर, बट अगर हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें तो उसके हिसाब से जो आपकी सोल है वो यहाँ से निकल जाएगी, बॉडी तो पीछे रह जाएगी। तो उसी तरह से उन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। तो आज के टाइम पीरियड के अंदर जो भी आप हिंदू फिलॉसफी को जानते हैं, मानते हैं, या फिर जो भी आप समझते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 स्कूल्स जो विद द टाइम डेवलप होंगे। जैसे आपके बहुत सारे जो व्यूज हैं अबाउट गॉड, अबाउट ब्रह्मा, कि हम द्वैत हैं, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, तो वो इसी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की क्रोनोलॉजी के अंदर हम लास्ट स्कूल वेदांता के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो कंसिडर ऑल दी स्कूल्स एज अ काइंड ऑफ क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन ऑल्सो, जो कि इंसान के जो सुपर नेचुरल कंसेप्ट हैं या फिर उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उस तरह की चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। एंड बेसिकली अगर हम संख्या या फिर समख्या की बात करें, इट बेसिकली मीन्स टू काउंट, टू एनकाउंटर या फिर टू इन्वेस्टिगेट। तो इस तरह का ये स्कूल है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस के प्रूफ को खोजने की या फिर हमारे एग्जिस्टेंस को एक वैलिडेट करने की कोशिश करता है, बेस्ड अपॉन इट्स डॉक्ट्रीन विच इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, सोल एंड मैटर। सो इनके हिसाब से जब ये प्रकृति पुरुषा के साथ बॉन्ड बनाएगी तो वो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में होगा, कि किसी इंसान के अंदर ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्डेज है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम होगी, पर कुछ इंसानों के अंदर ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, वो बहुत वीक होगा, वो अपने आप को प्रकृति से, मैटर से अलग देख सकते हैं, वो अपने आप को अपनी बॉडी से अलग देख सकते हैं। तो उस तरह की यहाँ पे कंसेप्ट्स की बात की गई है। So, Jiva is a living being, a state in which Purusha is bonded to Prakriti in some form, and this leads to the emergence of बुद्धि एंड अहंकारा विच इज ईगो। कि जब इनका एक बॉन्ड बनेगा, जब ये दोनों एक एक्शन में आएंगे, तो उससे बहुत सारे आगे रिएक्शंस डेवलप होंगे। लाइक बुद्धि डेवलप होगी जो हमारा माइंड है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी ईगो डेवलप होगी जो हमारा अहंकार है। सो सच काइंड ऑफ स्कूल इज देयर जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने की बात करता है। नाउ यू मे हैव रेड अबाउट सत्व, तामस, राजस के ये 3 तरह के गुण हैं जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन फिलोसफी के अंदर समझाए जाते हैं। जैसे हम सत्व गुणों की बात करें, सो दे रिप्रेजेंट्स द गुड नेचर। अगर हम जेनरोसिटी या फिर अच्छे बिहेवियर की बात करें, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सत्व। अगर हम राजस की बात करें, तो अगर आप केयोटिक बिहेवियर की बात करें, नेगेटिव एनर्जी की बात करें, तो इस तरह से 3 अलग अलग तरह के गुण समझाए गए हैं। अगर हम तामस की बात करें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड दिस स्कूल एक्सप्लेन्स दैट ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ गुण्स,
कि ये हर इंसान में आपको ये 3 तरह के गुण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इट इज़ ऑन द बेसिस कि किस तरह से प्रकृति पुरुषा के साथ बॉन्ड में आती है। तो ये 3 गुण भी वेरी करेंगे कि किसी इंसान में हो सकता है कि सत्व गुण बहुत ज़्यादा हो, किसी इंसान में तामस गुण बहुत ज़्यादा हो। एंड दिस वुड बी बेस्ड अपॉन कि आप किस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आपने बॉन्ड बनाया है पुरुष और प्रकृति का। एंड फॉर एवरी लिविंग बीइंग दिस बॉन्ड वुड बी डिफरेंट एंड देयरफॉर उसका जो बिहेवियर है, उसके जो गुण हैं, वो भी सब डिफरेंट होंगे। That all these three guns, everyone has three gunas with different proportions, and then universe as described by this school as one created by Purusha or Prakriti entities fused together with various permutation combinations of variously enumerated elements, senses, feelings, activity and mind, कि जिस तरह से उनका बॉन्ड बनेगा उस तरह से उनका आउटपुट आता रहेगा। So, Sankhya philosophy aims at realization of Purusha as distinct from Prakrit. The knowledge of self is held as transmigration and leads to the absolute freedom which is called as Kaivalya. अगर हम कैवल्य एज अ कंसेप्ट की बात करें, वी रेड अबाउट दिस कंसेप्ट दैट इट मीन्स कंप्लीट लिबरेशन। जैना कंसेप्ट है, एनलाइटनमेंट के कंसेप्ट को जैनिज्म के अंदर प्रकृत भाषा में कैवल्य कहा गया है। सो सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट है, बस यहाँ पे उनकी डॉक्ट्रिन डिफरेंट है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझाने की कोशिश की गई है। एंड अल्टीमेटली द फाइनल स्टेज इज लिबरेशन व्हेन यू रियलाइज इट कि जो मेरा पुरुषा है, जो मेरा सोल है, वो मेरी बॉडी नहीं है। और इस समझ को, इस चीज को एनलाइटनमेंट यहाँ पे कहा गया है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज दैट कि ये जो संख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, वो गॉड के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानती और इस पूरी थ्योरी के अंदर उसको एस्क्राइब नहीं किया जाता। When I say that this concept of God is not ascribed in this theory, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है that they have negated the concept या फिर उन्होंने ये कहा है कि गॉड है ही नहीं दुनिया के अंदर। दे हैव जस्ट सेड दैट कि ये जो पूरी दुनिया चलती जा रही है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है जो कॉस्मिक फोर्सेस के ऊपर बेस्ड है, जो कि प्रकृति का एक मैनिफेस्टेशन है। एंड जो गॉड का कंसेप्ट है वो इसके एग्जिस्टेंस के लिए, इसके फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अ बेसिकली दिस काइंड ऑफ थ्योरी। तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए दैट फॉर संख्या स्कूल द कंसेप्ट ऑफ गॉड इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस क्रिएशन। एंड जब हम योगा स्कूल में मूव करेंगे, सो दिस योगा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, आपने योगा स्कूल के बारे में पक्का ही सुना होगा। एंड दिस स्कूल इज फेमस बिकॉज ऑफ टू ऑफ इट्स मेन स्टेजेस विच इज आसन एंड प्राणायाम। तो आपने आसन प्राणायाम बाबा रामदेव को बहुत बार बचपन में टीवी में भी देखा होगा। तो वहाँ से योगा स्कूल, योगा फिलोसफी बहुत ज़्यादा आपको प्रेवलेंट, प्रोमिनेंट बनती हुई दिखेगी। एंड रिसेंटली आफ्टर 2014 भी आपको दिखेगा कि इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, तो योगा एज अ इंटरनेशनल डे भी अब बनाया जाना शुरू हो चुका है। सो योगा फिलोसफी आपको एटलीस्ट एक बेसिक क्लैरिटी होनी ही चाहिए। अगर हम योगा एज अ ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करें, तो ये वही संख्या स्कूल की नॉलेज को डराइव करते हुए उसमें गॉड के कंसेप्ट को ऐड करेंगे और उस थ्योरी को प्रैक्टिकलिटी में शेप दे देंगे। सो बेसिकली व्हाट इज योगा स्कूल? योगा स्कूल इज टेकिंग द थ्योरी ऑफ संख्या फिलोसफी, एडिंग द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ गॉड, कि गॉड का, ईश्वर का कंसेप्ट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना और इसको क्रेडिट दिया फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड देन इससे बनेगा हमारा योगा स्कूल, और इसमें भी वही सेम कंसेप्ट्स हैं इन थ्योरी की पुरुषा विल कंबाइन विद प्रकृति टू मेक अ लिविंग बीइंग एंड दैट इज जीवा। अब अगर हम इन दोनों स्कूल्स की बात करें, संख्या एंड योगा स्कूल, इन दोनों के हिसाब से ही दे कंसीडर 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज एज द वैलिड मीन्स। और वो 3 सोर्सेज कौन कौन से हैं? परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्ड और शब्द। शब्द और परसेप्शन तो हमने समझा था दैट दिस इज यूनिवर्सल फॉर ऑल द स्कूल्स दैट वी रीड, एंड द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द इन्फरेंस, और अलग अलग स्कूल्स अलग अलग चीज़ों को एड ऑन करते जाएंगे। अब अगर हम ओवरऑल, व्हेन आई से दैट योगा स्कूल इज पुटिंग द थ्योरी ऑफ संख्या स्कूल इनटू प्रैक्टिकलिटी, तो उसमें वो कहेंगे कि आपकी जो पूरी बॉडी है, अगर आप इसको समझेंगे तो इट इज कंपोज्ड ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, सेम एज दैट ऑफ संख्या स्कूल। पर वो कहेंगे कि अगर आप सिर्फ नॉलेज को कंज्यूम करते रहेंगे, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ जस्ट पुरुषा, अपने सोल का आप ध्यान रख रहे हैं ताकि उसको राइट नॉलेज पहुंचती रहे। बट सिंस यू आर मैटर और योर प्रकृति इज बॉन्डेड टू पुरुषा, तो आपको इस बॉडी का भी अटमोस्ट ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों को
पुरुष और प्रकृति को परफेक्ट शेप में रखना पड़ेगा। इसी वजह से जो जैसे आप योगा फिलॉसफी के बारे में जानते हैं, जो आप आसन और प्राणायाम को ही प्रमुख मानते होंगे, सो दैट इज ओनली वन ऑफ द 8 स्टेजेस। कि इस पूरी योगा फिलॉसफी के अंदर हमें 8 स्टेजेस के बारे में समझाया जाता है, एंड द लास्ट स्टेज रिलेट्स टू समाधि और यूनियन की, जब आप एक फाइनल लिबरेशन की स्टेज में पहुंच जाएंगे। इन केस वी टॉक अबाउट दीज 8 schools of or 8 stages of yoga philosophy. So under this, at first we have yamas and niyamas. Yamas refer to the self restraint. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, yamas are the 5 social ethics that a human needs to accept or needs to obey with. So अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य एंड पारिग्रह। क्या यही 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के, बुद्धिज्म पे? तो यहाँ पे भी रिपीट हो गए। When you will read all of these philosophies, तो आपको क्रक्स या फिर एसेंस में यही समझ में आएगा दैट हर जगह सेम तरह की ही बातें हो रही हैं। इट इज जस्ट कि उस वो किस पीओवी से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस तरह के आइडियाज़ को नेगेट करेंगे, किस तरह के आइडियाज़ को यूज़ कर लेंगे, बट जो एसेंस है, जो क्रक्स है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। सो एट फर्स्ट वी हैव yamas, which are the 5 social ethics. Then we have some of the niyamas, 5 personal practices like cleanliness. इस तरह इंटेग्रिटी अगर हम बात करें तो 5 चीज़ें जो आपको अपने लिए माननी है। Then we have asanas and pranayam. Asanas refers to the postures and pranayam refers to the mindful breathing, जो आपके प्रकृत मैटर को utmost शेप में, utmost क्वालिटी में रखेगा। Then we have pratyahara, dharana and dhyana. These refer to the meditative stages, जब आप ध्यान के स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे। फर्स्ट इज प्रत्याहार, कि जब आप बाहर की दुनिया को छोड़ के, प्रकृति को छोड़ के अपने अंदर ट्यून इन करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट इज टर्निंग इनवर्ड्स। देन इज धारणा, कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी योर आइज, दैट कैन बी योर ब्रेथ, दैट कैन बी एनीथिंग। एंड देन ध्याना, दैट इज दी कॉन्सेंट्रेशन, कि आपने जब पहले फोकस किया, मेडिटेशन किया, दैट वॉज बाय फोकसिंग योर थॉट्स, बाय फोकसिंग योर एनर्जी ऑन अ सिंगल थिंग। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज, जब आप उस सिंगल चीज को भी हटा दोगे जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने फोकस को बिठाने के लिए, सो दैट इज डी कॉन्सेंट्रेशन। एंड देन इन द लास्ट स्टेज यू रीच टू द स्टेज ऑफ समाधि, विच इज प्योर ब्लिस, कॉन्स्टेंट कंप्लीट हार्मनी ऑफ द सेल्फ विद द यूनिवर्स। तो अगर कोई भी बच्चा ढंग से इस योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी को समझेगा, सो कैन दीज आइडियाज बी आस्क्ड आउट देयर इन द इंटरव्यू, या फिर आपको एस्से एथिक्स में कभी यूज हो सकता है? एग्जैक्टली यस। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, ना ही शायद ये कभी पेपर में आपको पूछे भी जाएंगे। बट इन केस आपको इस तरह के आइडियाज़ क्लियर होंगे, जब आप इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचेंगे, सो दैट वुड ओपन अप योर माइंड, और उसके थ्रू आप और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं। एंड अल्टीमेटली इन सब इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का रेलेवेंसी यही है कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें अपने आप समझ में आनी शुरू होंगी। लाइक जब आप वैदिक एज को पढ़ेंगे तो आपको वो और टाइम पीरियड समझ में आएगा, जो इसके बाद पूरी इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन फिलॉसफी आप पढ़ते हैं थ्रू आउट द मिडेवल एजेस, तो आपकी वो और क्लियर होगी। क्योंकि जब भी आप इस पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन के अंदर कोई भी गैप छोड़ देंगे तो वहाँ पे आपकी नॉलेज डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो इन दिस फर्स्ट 2 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, आई होप आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के अंदर ऑर्थोडॉक्स आइडिया क्या है, हेटेरोडॉक्स आइडिया क्या है, वो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 6 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज या फिर प्रमाणास किसको कहा जाता है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में हमने संख्यान योगा स्कूल को कवर किया, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर ऑल दीज रिमेनिंग स्कूल्स, एंड दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, और इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप कि आप सबको ये समझ में आएगा, एंड दिस मे सीम इंटरेस्टिंग टू यू इन द लॉन्गर एंड, और इससे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर फ़ायदा होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच।